किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य कृषि समाचार। इस मौसम में बढ़ेगा रबी की बुआई का रकबा। चिप्स बनाने वाली निजी कंपनियां उतर रही आलू उत्पादन में। टिश्यू कल्चर केले की बढ़ती मांग के लिए बाराबंकी में खोला जा रहा टिश्यू कल्चर लैब। कीटनाशकों से ज्यादा प्रभावी है स्टिकी ट्रैप। नवंबर माह में कर सकते हैं मौन पालन। प्याज की खेती कर कमाएं अच्छा मुनाफा। कैरी देवेंद्र मुर्गी का पालन कर कमाएं ज्यादा लाभ। औषधि खेती को अपना रहे हैं किसान। अब समाचार विस्तार से। किसान भाइयों, राज्यों से मिली प्राथमिक रिपोर्टों के अनुसार रबी फसलों का कुल बुआई का रकबा 81.55 लाख हेक्टेयर तक हो गया है, जबकि पिछले वर्ष इसी समय ये रकबा 88.92 लाख हेक्टेयर था। जानकारी के मुताबिक फसलों की बुआई की बात करें तो गेहूं की बुआई 4.28 लाख हेक्टेयर में, धान की रोपाई 9.51 लाख हेक्टेयर में, दलहन 24.16 लाख हेक्टेयर में, मोटे अनाज 13.84 लाख हेक्टेयर में, तिलहन 29.79 लाख हेक्टेयर में हुई है। स्नैक्स के लिए आलू चिप्स की बढ़ती खपत को देखते हुए सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियां आलू की खेती में भी उतर रही हैं। उत्तर प्रदेश के सीतापुर, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, कानपुर देहात से लेकर मेरठ और पूर्वांचल में चिप्स बनाने के लिए काम आने वाले आलू की चिप्सोना प्रजातियों की खेतों में बुआई का काम शुरू हो चुका है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां सीधे नहीं बल्कि किसानों के माध्यम से चिप्स बनाने वाले आलू की प्रजातियों को खेतों में बढ़ावा दे रही हैं। इससे एक तरफ जहां कंपनियों को अपनी पसंद का आलू सीधे मिल जाता है, वहीं दूसरी तरफ किसानों को आलू का उचित मूल्य मिलने से उनका मुनाफा भी हो रहा है। चिप्सोना आलू के प्रति किसानों के बढ़ते रुझान के कारण इस साल चिप्सोना आलू का रकबा पिछले साल के मुकाबले 2 गुना होने की संभावना है। केले की बढ़ती मांग को लेकर टिश्यू कल्चर से केले की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी उद्देश्य से बाराबंकी में निजी क्षेत्र के सहयोग से टिश्यू कल्चर लैब खोली जा रही है। इस संबंध में हाल में ही मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर द्वारा आयोजित ज्वाइंट सेक्रेटरी की बैठक का आयोजन किया गया है। दिल्ली में आयोजित इस बैठक में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश के निदेशक भी शामिल रहे। निदेशक के मुताबिक केले की मांग इन दिनों काफी बढ़ गई है, जिसकी वजह से केले के अधिक उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। इसके लिए टिश्यू कल्चर लैब बनाई जा रही है। यह लैब टिश्यू कल्चर से केले के अच्छे उत्पादन को बढ़ावा देगी। यह लैब फैजाबाद एक्सप्रेस वे से लगभग 8-9 किलोमीटर दूर हाईवे पर बनाई जाएगी। अब किसान बिना घातक कीटनाशकों के छिड़काव किए ही अपनी फसल की रक्षा कर सकेंगे। ऐसा संभव हो पाया है स्टिकी ट्रैप की वजह से। ये पतली सी चिपचिपी शीट फसलों की रक्षा बिना किसी रसायन के इस्तेमाल के करती है और रसायन के मुकाबले सस्ती भी रहती है। स्टिकी ट्रैप में शीट पर कीट आकर चिपक जाते हैं, इसके बाद वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। विशेषज्ञों के मुताबिक रासायनिक दवाओं से कीट नियंत्रण में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जिसमें कृषि और पर्यावरण में कई तरह के नुकसान शामिल रहते हैं, जबकि स्टिकी ट्रैप के इस्तेमाल से किसान इन सभी दिक्कतों से बच सकते हैं। किसान भाइयों, नवंबर तक का समय मौन पालन के लिए काफी अच्छा होता है, क्योंकि इस समय मौन पालन के लिए उपयुक्त पेड़ पौधों की बढ़वार होती है। इससे मधुमक्खी ज्यादा मात्रा में शहद बनाती है। मौन पालन के लिए लाही, सरसों, बरसीम, सूरजमुखी, तिल, अरहर, मक्का, साग सब्जी फसलें, नीम, जामुन, यूकेलिप्टिस आदि के पेड़ अच्छे रहते हैं। किसान भाइयों, मौन ग्रह की देखभाल के लिए आपको याद रहे कि बॉक्स को छायादार स्थान पर रखना होता है। बरसात में मौन ग्रह को ऊंचे स्थान पर रखना होता है। भोजन न होने पर 50% चीनी की चाशनी का उपयोग किया जा सकता है। मौन बॉक्स के अंदर खाली मोम वाले फ्रेमों को निकालकर धूप दिखाते रहने से मोमी पतंगे को इनसे बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, प्याज एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है। इसका महत्व स्थानीय खपत के साथ साथ निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए भी काफी ज्यादा है। भारत में उत्पादित प्याज की विदेशों में अच्छी मांग है। मात्रा के रूप में अगर देखा जाए तो प्याज निर्यात में हमारे देश का स्थान दुनिया भर में पहले नंबर पर आता है। किसान भाई प्याज की खेती वैज्ञानिक तरीके से करके अच्छी उपज और मुनाफा कमा सकते हैं। प्याज की खेती बलुई दोमट और दोमट भूमि में अच्छी प्रकार से की जा सकती है। साथ ही बलुई और मटियार भूमि में भी संतुलित मात्रा के गोबर की खाद का प्रयोग कर प्याज की खेती को सफलतापूर्वक किया जा सकता है। वैज्ञानिकों के अनुसार कम लागत में मांस और अंडे के लिए जल्दी तैयार होने वाली मुर्गी की प्रजाति कैरी देवेंद्र को अगर कोई मुर्गी पालक पालता है तो उसे आम मुर्गियों की तुलना में ज्यादा लाभ मिल सकता है। कैरी देवेंद्र प्रजाति का मुर्गा लगभग 12 सप्ताह में मांस के लिए तैयार हो जाता है। इसका वजन लगभग 1700 से 1800 ग्राम होता है, जिसकी बाजार में कीमत 500 से लेकर 600 रुपए तक होती है। कैरी देवेंद्र प्रजाति की मुर्गी लगभग 18 हफ्तों में अंडा देने के काबिल हो जाती है और पूरे साल में 200 अंडे देती है।
इसका अंडा लाल होता है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 10 रुपए होती है। इस प्रजाति के बारे में जानकारी देते हुए विशेषज्ञ कहते हैं कि मुर्गी पालक इस प्रजाति के नर मादा को पालकर अच्छा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि इनके आहार की पूर्ति के लिए दाने की जरूरत नहीं होती। ये खुले में चरकर अपना पेट भर सकती हैं। प्रदेश के किसान औषधीय खेती को प्राथमिक फसलों के तौर पर अभी तक नहीं कर रहे थे, लेकिन ये चलन अब तेजी से बदल रहा है। आज किसान परंपरागत फसलों की तुलना में औषधीय खेती से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। राष्ट्रीय औषधीय बोर्ड के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2,50,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र के भीतर औषधि खेती की जाती है। प्रदेश के गाजीपुर, सीतापुर, बाराबंकी, कन्नौज, अलीगढ़, सोनभद्र और मिर्जापुर जिलों में औषधि खेती बड़े पैमाने में की जा रही है। उत्तर प्रदेश में औषधीय पौधों का व्यापार प्रतिवर्ष 5,000 करोड़ रुपए का होता है। भारत में 6,000 से ज्यादा किस्मों के औषधीय पौधे पाए जाते हैं। भारत में औषधीय उत्पादों का वैश्विक निर्यात 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होता है। नवंबर माह के कृषि कार्यों पर नजर डालें तो इस महीने सोयाबीन और तिल की कटाई कर लेनी चाहिए और उस खेत को रबी फसल के लिए तैयार कर लें। धान की कटाई खत्म कर खेतों को अगली फसल बोने के लिए तैयार करें। गेहूं की बोनी के लिए किसान भाइयों ये समय सबसे बढ़िया माना जा रहा है। चना, मटर और सरसों की बोनी भी इसी महीने कर लें और साथ ही इस माह पके हुए अमरूदों की तुड़ाई भी कर लें। तो किसान भाइयों, ये थे आज के कृषि समाचार। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन, जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो। वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त, किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। किसान भाइयों नमस्कार।
कृषि समाचारों के बाद कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। भाइयों, हम कठिन परिश्रम करके अच्छा अन्न उत्पादन कर रहे हैं, लेकिन अभी दलहन उत्पादन हम उतना नहीं कर पा रहे हैं जितनी हमें आवश्यकता है। अगर दलहनी फसलों पर हम थोड़ा सा ध्यान दें, थोड़ी वैज्ञानिक तकनीक अपनाएं, तो निश्चित रूप से हमें कम लागत में अच्छा मुनाफा होता है। बात जब दलहनी फसलों की करते हैं तो मसूर का उसमें प्रमुख स्थान है। मसूर की खेती एक ऐसी खेती है जो कम लागत में हमें ज्यादा मुनाफा देती है। मसूर की खेती हम किस तरह से वैज्ञानिक ढंग से करें कि हमें ज्यादा मुनाफा हो, कम लागत हो, इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज अपने साथ हैं डॉक्टर शिवाकांत सिंह, प्रधान वैज्ञानिक, केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर से। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई मसूर की खेती करना चाहते हैं, वो मसूर की खेती के लिए अपने खेत की तैयारी किस तरह से करें? किसान भाइयों को जो है धान के बाद जैसे खेत की बुआई करनी है तो एक जुताई करना केवल जी, और उसके बाद पाटा लगा करके उसकी बुआई कर दें। और किसान भाइयों को गर्मी में खेत की गहरी जुताई एक बार कर देनी चाहिए, जिससे कीड़े मकोड़े की जो सुसुप्ता अवस्था रहती है वो सब खत्म हो जाते हैं जी, क्योंकि परभक्षी तमाम बकुले या वैसे जो होते हैं सब उसको खा जाते हैं। तो धान के बाद जो है एक जुताई ही पर्याप्त है, पाटा लगा के उसकी बुआई कर सकते हैं। और ये बहुत ही कम लागत वाली फसल है और इसका उत्पादकता भी काफ़ी अच्छा है इसमें। तो मसूर की खेती किसान भाइयों को ये नवंबर तक करने का समय होता है। इस समय किसान भाई तराई बेल्ट में और पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ही खेती का ये समय रह गया है। ये माना जाता है कि अगर हम अच्छी प्रजातियों का चयन करते हैं तो हमारा उत्पादन अच्छा होता है। और मसूर के मामले में थोड़ा ये और अच्छा होता है कि लोग बताते हैं कि कुछ और अच्छी प्रजातियां हैं जिनसे अगर हम अपनी बुआई करते हैं तो हमारा उत्पादन अच्छा होता है। तो आप कुछ उन्नतशील प्रजातियों के बारे में बताएं। उन्नतशील प्रजातियों में जो है DPL 62 और जो है ये बड़ी दाने वाली फसल है मतलब, और शेरी और नूरी जो है बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है और इसका उत्पादकता भी काफ़ी अच्छा है। ये बड़े दाने की फसल है। छोटे दानों में जो है आप जो है शेखर मसूर 3, शेखर मसूर 1, इसका आप बुआई कर सकते हैं और ये पूरे उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त प्रजाति है। शेखर मसूर की उत्पादकता 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, मतलब बहुत अच्छी उत्पादकता। इससे ज़्यादा किसी भी वैरायटी का छोटी दाने में किसी की उत्पादकता नहीं है जितना कि शेखर मसूर 3 का है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने प्रजातियों के नाम बताए, हमारे किसान भाई प्रजातियों का चुनाव भी कर लेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है कि बीज दर क्या होनी चाहिए। जी हाँ। अगर बीज दर सही होती है तो उत्पादन अच्छा होता है। तो मसूर के मामले में कितनी बीज दर रखें? जो छोटी दाने वाली मसूर है उसका 45 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और बड़े दाने की जो मसूर है उसका 55 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर लगता है। और यदि वो लेट सोन बोते हैं, ज़्यादा लेट मतलब जिस समय की बुआई का से विलम्ब हो जाता है तो उनको करीब 25% बीज बढ़ा देना चाहिए, 25 से 30%। अच्छा। डॉक्टर साहब, एक बात मानी जाती है और ये सिद्ध भी हो चुकी है कि अगर हम बीज उपचार कर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियां हैं या जो बाद में दिक्कतें खेत में आती हैं वो नहीं होती हैं। तो अगर हम मसूर की बुआई करना चाहते हैं तो बीज उपचार कैसे करें और किन जो है तत्वों का उसमें प्रयोग करते हैं? किसान भाइयों को देखिए, इसमें जो है जितनी भी दलहनी फसलें हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है उसकी रूट नोड्यूल में, जड़ों में। लेकिन राइजोबियम से भी ट्रीटमेंट किसान को करना चाहिए बीज का। अच्छा। जिससे कि उसका जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया की एक्टिविटी है, सक्रियता और बढ़ जाएगी और ज़्यादा नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है स्थिरीकरण फसल में जड़ों के द्वारा होगा। उसके बाद किसान भाइयों को जो है चूंकि रोग से ज़्यादा कीड़े फसल को प्रभावित होता है तो रोग से बचने के लिए किसान भाइयों को चाहिए कि कार्बेंडाजिम का 1 ग्राम 2 ग्राम थीरम के साथ मिलाएं इसका बीज पे और प्रति किलोग्राम बीज की दर से इसको मिला करके जो है बीज में मिला दें बोने से पहले। हाँ, और ये इसके अलावा अगर ये नहीं है उपलब्ध पा रहे हैं तो ट्राइकोडर्मा 4 ग्राम और कार्बाक्सिम 1 ग्राम इसको मिला के करें तो ये ट्राइकोडर्मा जो है जैविक नियंत्रण है। अच्छा, ये एक फफूंदी है जो अन्य फफूंदी को मारता है। अच्छा, एक ऐसी फफूंदी है जो हमारी शत्रु फफूंदी उनको मारता है। तो ये 4 ग्राम इसकी जो है ट्राइकोडर्मा का और 1 ग्राम जो है कार्बाक्सिम मिला करके इसका जो है करें। अच्छा। और यदि सूत्रकृमि की प्रॉब्लम है, क्योंकि सूत्रकृमि की भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है, पता भी नहीं चलता। हाँ, सूत्रकृमि के लिए आपको जो है खेत में जुताई करके जो है उसमें जो है नीम की खली जो है 500 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की हिसाब से मिला दें या बीजोपचार 50 किलोग्राम जो है प्रति हेक्टेयर की लगेगा उसको। अच्छा। खेत में उसको बीजोपचार कर दें और
सूत्रकृमि से बचने के लिए कार्बोसल्फान 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज से भी उसको से ट्रीटमेंट कर दें, तो उससे सूत्रकृमियों का प्रकोप नहीं होता। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया बात आपने बताई कि सूत्रकृमि एक ऐसी बीमारी है जो किसान को देखने से पता भी नहीं चलती, नुकसान बहुत होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि उर्वरक प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि जब उर्वरक प्रबंधन हमारा अच्छा होगा तो उत्पादन हमारा अच्छा होगा और पैसा भी अच्छा लगता है इसमें। चूँकि मैंने अभी भी बताया कि चूँकि नाइट्रोजन जितनी दलहनें हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इसमें पाया जाता है, स्थिरीकरण का बैक्टीरिया उसमें जड़ों में पाया जाता है, तो इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अन्य फसलों से हमेशा कम लगती है। फिर भी आपको जो है नाइट्रोजन की थोड़ी बहुत मात्रा देनी ही पड़ेगी स्टार्टर डोज, उसमें आपको 20 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी प्रति हेक्टेयर, और सल्फर भी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के से मिलावें, जिंक भी 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से मिलावें। कहने का मतलब है कि उर्वरक इसमें कम लगता है। पोटेशिक फर्टिलाइजर जरूर डालें। अच्छा हाँ, पोटेशिक फर्टिलाइजर डालें, नाइट्रोजन की मात्रा कम रहेगी 20 किलोग्राम, पोटेश भी जरूर डालें। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हम कोई फसल खेत में पैदा करते हैं तो एक समस्या आती है रोग और कीटों की। जी हाँ। अगर उस पर हम सावधानी से काम नहीं करते या हमें पता नहीं होता तो हमें बहुत नुकसान हो जाता है। नुकसान होने के बाद हम उसका उपचार शुरू करते हैं, तब तक काफी कुछ नुकसान हो चुका होता है। तो मसूर में ऐसे कौन कौन से प्रमुख मसूर में जो है प्रमुख रोग जो है विल्ट है, रतुआ एक होता है, विल्ट का तो उगठा कहते हैं, रस्ट होता है, रस्ट को रतुआ कहते हैं हिंदी में। डॉक्टर साहब, रतुआ को पहचानेंगे कैसे? रतुआ क्या है, जब मौसम में जो है आर्द्रता 20 डिग्री सेल्सियस जैसे टेम्परेचर है और ह्यूमिडिटी सॉइल में भी बनी हुई है, उस समय जो है लो ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर, यानी 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यदि है और ह्यूमिडिटी भी लो है, तो उस समय इसका प्रकोप रस्ट का आता है, संभावना ज्यादा बढ़ती है। उस समय जो है आपको क्या करें, इरिगेशन कर दें उसमें हल्का सा अगर हो सके तो। अच्छा। हाँ, नहीं तो फॉगिंग करें, और रस्ट से बचने के लिए फिर जो है पहले से ही कोई पहले से तो उपाय है नहीं, लेकिन जो मैंने कभी कहा सीड ट्रीटमेंट का करें तो उससे जो है रोगों का प्रकोप कम होता है। अच्छा, मतलब अगर बीज उपचार कर लेते हैं तो संभावना, और इसकी समय से बुआई करेंगे तो नहीं ये प्रॉब्लम आएगी, जब देर से बोते हैं तब ये प्रॉब्लम आती है। मतलब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर हम समय से बुआई करते हैं तो बहुत सारे रोग अपने आप हो जिस जाते हैं। क्षेत्र के लिए जो वैरायटी है, प्रजातियां हैं, उसको उसी समय से बुआई करें तो दिक्कत नहीं आएगी। जी जी। डॉक्टर साहब, एक चीज और महत्वपूर्ण आपने बताई थी, विल्ट यानी उकठा। तो उकठा रोग ये क्या है, कैसे किसान भाई पहचाने और कैसे इसे बचे, क्योंकि इससे बहुत नुकसान होता है। किसान भाइयों को क्या है कि ज्यादातर किसान बिना सीड ट्रीटमेंट के बुआई कर देते हैं, और किसान भाइयों को फसल चक्र अपनाना चाहिए। जी। विल्ट की जैसे विल्ट लगने के बाद कोई दवा नहीं काम करेगी, सूखा उकठा लगने के बाद कोई दवा नहीं काम करेगी, तो किसान भाइयों को चाहिए कि फसल चक्र अपनाएं। जिस खेत में उकठा लगातार दिखाई दे रहा है, 2 साल से उकठा आ रहा है, तो कम से कम 3 साल उसमें बिल्ट विराम दे दें। उसमें ज्वार बोएं, मसूर वो बोएं, जो लिनसीड जिसको अलसी कहते हैं, मतलब मसूर को छोड़ सरसों बोएं, ऐसी फसलें, सारगम ज्वार बोएं, तो 2-3 साल ज्वार बो दें तो सारा उकठा की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। जी जी। मतलब इससे उपचार से बेहतर है कि अगर बचाव हम पहले से कर लेते हैं तो फसल चक्र को भी अपनाना चाहिए। तो प्याज लहसुन की भी खेती उस एरिया में करें। डॉक्टर साहब, ये तो हो गई आज जो आप विधिवत बता रहे हैं खेती, हमने देखा है और कई बार करते भी हैं किसान भाई कि बिना जुताई के मसूर की बुआई कर देते हैं, और कई बार देखा जाता है कि धान की फसल लगी हुई है उसमें उन्होंने बुआई कर दी। उसे धान की फसल में जो है 7-8 दिन फसल कटने के, धान की फसल कटने के लिए वह उटेरा कल्टीवेशन कहते हैं, पैरा, उसको खेत में छिड़क देते हैं बीज को, उस मसूर के बीज को 7-8 दिन बुआई की, धान की कटाई के पहले ही। तो उससे क्या है कि नमी संचित रहती है। अच्छा, और जर्मिनेशन अच्छा हो जाता है और समय भी जल्दी हो जाता है। आपका 7-8 दिन बच जाता है समय। बुआई के बाद, कटाई के बाद धान के कम से कम 2-3 दिन लग जाएगा, जुताई मड़ाई सब खेत सफाई करने में, तो करीब 8-10 दिन का समय बच जाता है। मॉइस्चर भी संरक्षित रह जाता है, तो किसान भाइयों को फसल जो है की गति जो है बढ़ जाती है, जो मसूर बाद में बोते हैं आप उससे। उसमें भी बीज दर यही रहती है जो आपने बताया कि बीज दर उसमें थोड़ा बढ़ा देते हैं, थोड़ा ऊपर जो पैरा करते हैं उसमें कम से कम 20% बीज बढ़ा देते हैं। मतलब एक लाभकारी खेती हो सकती है कि बिना जुताई के भी हो सकती है, बिना जुताई हो सकती है, बिना मेहनत के हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश तराई बेल्ट में इसकी बहुत मशहूर है, जहाँ पर बाढ़, जहाँ बाढ़ आती है, पानी रुकता है। जो दलहन की फलियां होती हैं उनमें कई बार कीड़े का प्रकोप हो जाता है, तो क्या मसूर में भी ऐसे कोई कीड़ा? 2 कीड़े लगते हैं मेजर, उसमें जो है एक तो माहू लगता है और एक जो है वो पाट बरर लगता है, इटियला जंकरनाला कहते हैं, छोटा लार्वा होता है, वह फली में घुस करके खाता है उसको। तो इन दोनों कीड़ों से बचाव के लिए दवाएं हैं। दवाएं में जो है आप जो है प्रोफिनोफास का छिड़काव करिए,
और एक दवा है थाइमेथाक्साम, जी। एक दवा और है फ्लोबेंडियामाइड। फ्लोबेंडियामाइड का आप 2 मिलीलीटर दवा 10 लीटर पानी में छिड़काव कराएं तो आपकी फसल बच जाएगी। मतलब जब फली आई हो। हाँ हाँ, और उसी समय जो है जैसे वो एक क्लोरेंट्रानिलिप्रोल दवा है, ये इसको कहते हैं रिनाक्सीपर, और बाजार में कोराजेन के नाम से भी ट्रेड नेम व्यापारिक नाम है, इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। ये 2 मिली प्रति 10 लीटर पानी के लिए पर्याप्त होगा। जी डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे किसान भाइयों को मसूर की खेती के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में आपने जानकारी ली कि अगर हम सही प्रजातियों का चुनाव करते हैं, सही समय पर बुआई करते हैं, बीज उपचार कर लेते हैं, तो मसूर की खेती में हमें कम लागत से ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। हमें आशा है कि आज के कार्यक्रम से आप लोग जरूर लाभ उठाएंगे। अगले कार्यक्रम में हम फिर आपके लिए लेकर आएंगे खेती किसानी से जुड़ी नई नई जानकारियाँ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।